वेलकम स्टूडेंट इन द न्यू लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। और इसमें हम लोग एंजाइम के कुछ अदर स्टेप्स, जैसे एंजाइम के बारे में तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंजाइम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे एंजाइम अपने हाई रेट ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम जब किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो हम लोग आज के लेक्चर में जो बायोमोलिक्यूल्स का 32 लेक्चर है, इसमें हम लोग एंजाइम के उस फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो फैक्टर एंजाइम के कैटेलाइज्ड रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। मतलब या तो एंजाइम के द्वारा जो रिएक्शन कैटेलाइज हो रहा है, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, एंजाइम नेवर स्टार्ट द रिएक्शन बट इट कैटेलाइज द रिएक्शन, एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, डू नॉट अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट को भी प्रभावित नहीं करता। सिर्फ एंजाइम है तो रिएक्शन की रेट को ये बढ़ा देगा, लेकिन रिएक्शन को ना तो स्टार्ट करेगा ना ही एंड प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। फिर जब ये रिएक्शन मान लीजिए तेज़ी से चल रहा है, तो इस तेज़ी से चलने वाले रिएक्शन को कौन से ऐसे बीच बीच में फैक्टर आएंगे जो इस रिएक्शन को और तेज़ कर देंगे या फिर इस रिएक्शन को बीच में ही रोक देंगे। तो हम उन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट्स। आइए, देर क्यों, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नोट करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के लेक्चर का पार्ट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक TIC है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर होता है द एक्टिविटी ऑफ, नोट करिएगा आप लोग, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को is affected by, नोट करना है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाई चेंज इन द कंडीशन, अफेक्टेड बाई चेंज इन द कंडीशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं स्पेसिफिक टर्म बता रहा हूँ, चेंज इन द कंडीशन, in the conditions which alter the, alter मतलब बदल देता है, alter the tertiary structure of protein means आप क्या बोल सकते हैं, means change in active site। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, लाइक प्रोटीन हैविंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंजाइम आल्सो हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। In tertiary structure,
द बैकबोन ऑफ पेप्टाइड चेन folded itself to form a woolen ball like structure in which many pockets and many services. woolen ball like structure है, तो देखिए ये एक पॉकेट बन गया, ये सर्वाइसेज हो गई, मेनी सर्वाइसेज आर फॉर्म्ड. द पॉकेट्स, ये जो पॉकेट है बीच का स्ट्रक्चर देखिए, ये पॉकेट्स और ये जो सर्वाइसेज बन रही हैं, दे आर एक्टिव साइट्स. अब ऐसा एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ को केवल शेप में देखिएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये इसका पॉकेट है, ये एक्टिव साइट है, और ये सर्वाइसेज है, ये भी एक्टिव साइट है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है. अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो इस स्ट्रक्चर को बदल दे, ऐसे हो जाए, मतलब एक्टिव साइट गायब हो गया, तब फिर वह चीज़, वह कंडीशन इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. आपके लिए सिंपल लाइन यही है कि हर वह कंडीशन जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को बदल दे, वह एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा. अब बात उठेगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो दिस इंक्लूड, यहाँ पर आइए सेकेंड स्टेप देखिए, दिस इंक्लूड, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं. तो दिस इंक्लूड क्या क्या भाई, तो आंसर है टेम्परेचर, पीएच फर्स्ट, टेम्परेचर नोट करते जाइए, सेकंड पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पर कि एंजाइम एक्ट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड फोर्थ द केमिकल्स. फोर्थ, पहला टेम्परेचर, सेकंड पीएच, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड फोर्थ द केमिकल्स, स्पेसिफिक केमिकल्स. केमिकल्स कौन सा केमिकल, सभी केमिकल नहीं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक दैट regulate their activity, regulate their activity. तो स्टूडेंट्स इसको आप लिखेंगे 2 पॉइंट. अभी तक आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट आर रिपोर्टेड which affect the enzymatic activity. To know the factors, you must remember it. The conditions are responsible to affect the enzymatic activity. What type of conditions? Answer है the change in the conditions which alter the tertiary structure of protein. जिस कंडीशन में एक एंजाइम काम कर रहा है, अगर उसकी कंडीशन में हम चेंज करें और उसकी कंडीशन का चेंज अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर को बदल दे, तो वह कंडीशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी. अब ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, पीएच करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट करेगा, और वो केमिकल इसको अफेक्ट करेंगे जो कि स्पेसिफिक केमिकल हैं, और वही केमिकल इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको आप देखिए ध्यान से. चलिए मैं एक एक को करके, एक एक को बारी बारी से समझाने की कोशिश करता हूं. पहले हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, फिर पीएच देखेंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देखेंगे. टेम्परेचर और पीएच के बारे में एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि एंजाइम्स जनरली फंक्शंस इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. जनरली फंक्शंस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेचर में, एंजाइम जनरली functions in a narrow range
नैरो रेंज, इस चीज़ को आप दोनों के लिए याद रखिएगा, नैरो रेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। मतलब कहने का ये है कि अगर जिस पर्टिकुलर पीएच पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई एंजाइम अपना मैक्सिमम रिएक्शन करता है, उसे एक थोड़ा सा परिवर्तन करें तो काम चलेगा, तो एंजाइम काम करता रहेगा नैरो रेंज में। अब जैसे मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम अपना मैक्सिमम रिएक्शन शो कर रहा है, तो आप 36.7 से थोड़ा कम कर दीजिए, 36 कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, 38 कर दीजिए, तो नैरो रेंज में तो एंजाइम काम करेगा। लेकिन बहुत बड़ा अगर आप चेंज कर देंगे तो वह फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को सीधे सीधे अफेक्ट कर ले जाएगा। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है कि एंजाइम जनरली फंक्शंस इन ए नैरो रेंज, बहुत सक्रिय रेंज में। अगर मान लीजिए कोई भी एंजाइम 7 pH पर वर्क करता है, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 7.1 कर सकते हैं, 6.9 कर सकते हैं। नैरो चेंज करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ब्रॉडर आप चेंज कर दीजिए तो वो अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एंजाइम हमेशा एक नैरो रेंज के पीएच और टेम्परेचर पर वर्क करता है। बड़ा चेंज पॉसिबल नहीं है, बड़ा चेंज पर ये वर्क नहीं करेगा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये तो आप समझ गए, उस कंडीशंस को आपने लिख भी लिया है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए सामने अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर। एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं टेम्परेचर का, इसको आप देखें। एक ग्राफिक आप लोग भी बना लीजिएगा, ये टेम्परेचर से संबंधित ग्राफ है। इधर की तरफ ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, जो एंजाइम के रिएक्शन की रेट है वह है। और इस एक्सिस पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की, ठीक है ना, टेम्परेचर की बात करेंगे। अब मैं इसको एक जनरल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोग लिखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दिखाया और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ बीच में 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा हूँ। और भी मतलब 0 से 37, 37 से 50, ऐसे एक रेंज चल रही है इसकी टेम्परेचर की। ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये ग्राफिक है, ये है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका ऑप्टिमम रिएक्शन होगा। ऑप्टिमम रिएक्शन, दिस इज ऑप्टिमम, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम हो गया। तो कोई भी एंजाइम, आपको ऐसे समझना है, कोई भी एंजाइम 30 डिग्री मैक्सिमम, कोई का मतलब नहीं है, मैक्सिमम एंजाइम्स की बात मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमम एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपना ऑप्टिमम रिएक्शन शो करते हैं। दैट्स वाई दिस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम। ऑप्टिमम टेम्परेचर, बट यू शुड रिमेंबर हियर दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर 0 डिग्री पर होगा, देन दिस टेम्परेचर preserve the enzyme in inactive stage। यहाँ पर क्या कर देगा? इनएक्टिव स्टेज। एंजाइम को किस स्टेज में डाल देगा? इनएक्टिव स्टेज में डाल देगा। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाएं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 50 डिग्री पर, यहाँ पर
तो दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो होगा ना, ये एंजाइम को डीनेच्योर्ड कर देगा। डीनेच्योर्ड एंजाइम मतलब डिस्ट्रॉय द एंजाइम कर दीजिए, डिस्ट्रॉय एंजाइम। यहां पर एंजाइम ही नष्ट हो जाएगा, और जब इसमें एंजाइम नष्ट हो जाएगा तो यहां रिएक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए 3 अलग अलग कंडीशंस दिखा रही है टेम्परेचर की, कि जब किसी भी सिस्टम में कोई एंजाइम किसी कैटालिसिस रिएक्शन को कर रहा हो तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम प्रिजर्व हो जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में, मतलब एट दिस टेम्परेचर एंजाइम डू नॉट वर्क, एंजाइम काम नहीं करेगा। बट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, when the temperature increases the rate of reaction increases, and at 30 degree Celsius temperature the rate of reaction is optimum, but above the 30 degree Celsius 37 degree Celsius temperature, say about 40 degree दिया है यहाँ पर, the rate of reaction decline, घटने लगेगा। तो 0 डिग्री पर अगर देखिए 37 से कम आ रहे हैं तब भी कम हो जा रहा है, 37 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तब भी रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, घट रही है। एंड एट हाई टेम्परेचर से अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम इज डिग्रेडेड, द एंजाइम्स आर डीनेच्योर्ड। एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेच्योर्ड हो जाएंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेच्योर्ड हो जाएगा, एंजाइम नष्ट हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि टेम्परेचर के बारे में कह रहा है जो कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, तो सुनिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मैक्सिमम एंजाइम्स का इज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर हो गया। टेम्परेचर के फैक्टर्स को हम समझा रहे हैं आपको। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज 37 डिग्री सेल्सियस, वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट, but below the 37 degree Celsius and above the 37 degree Celsius the rate of reaction decline। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, बिलो और एबव, बिलो और एबव 37 डिग्री सेल्सियस द रेट इज डिक्लाइंड, क्या हो जाएगी, डिक्लाइंड। फिर याद रखिएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, बिकम्स इनएक्टिव। एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस और एबव, यहाँ से या इससे ऊपर भी हो सकता है, द एंजाइम, एंजाइम का मतलब प्रोटीन है यहाँ पर, एंजाइम डीनेच्योर्ड, DENATURED, डीनेच्योर्ड मतलब डिग्रेडेड, नष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की कैटालिसिस पावर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। 37 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रिएक्शन को शो कर रहा है, और 37 डिग्री से कम होने पर रिएक्शन की रेट कम हो जा रही है, इससे ज़्यादा होने पर रिएक्शन की रेट कम हो जा रही है। बट 0 डिग्री पर एंजाइम प्रिजर्व हो जाता है इनएक्टिव स्टेज में, और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप्स को देखिए, हम लोग कितना क्लियरली चल रहे हैं। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चूंकि टेम्परेचर और पीएच दोनों हैं, नैरो रेंज में काम करते हैं, तो अगर 37 की जगह 36 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी।
37 की जगह 38 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर बहुत कम होने लगेगा तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, घट जाएगी ना, ये भी घट जाएगा। ठीक इसी तरह से आइए अब एक और फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम क्या है, पीएच। पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर सुनिएगा। चलिए इसके लिए भी मैं एक ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं। अब इसके लिए मुझे एक नहीं बल्कि 3 ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे एंजाइम के हिसाब से। इसको मैं कुछ इस तरह से एक दिखा रहा हूं, एक और सुनिए, ये भी है और एक और भी है। ये 3 अलग अलग ग्राफिक्स मैं दिखा रहा हूं। ये वाला क्या होगा भाई, तो आंसर होगा यह तो रेट होगी एंजाइम की, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की रेट है। और इधर की तरफ जब हम चलेंगे तो इधर की तरफ क्या दिखाना है, तो इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच को मुझे दिखाना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर पॉइंट इसका मैक्सिमम है, ये यहां इसका मैक्सिमम है और यहां इसका मैक्सिमम है। ये देखिए 2 डिग्री 2 पीएच, पीएच कितना 2, पीएच 2। यहां मैं दिखा रहा हूं इसका पीएच 7 और इसका पीएच 10 मीन्स कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसका 2 पीएच पर मैक्सिमम रेट दिखाई देगी। पीएच की वैल्यू कितनी हो जाए 2, तो अगर पीएच 2 है तो मैक्सिमम ऑप्टिमम है। ये मैक्सिमम एंजाइम ऐसे हैं जो 7 पीएच पर वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का ये केस है। और एक एंजाइम ऐसा भी है जो 10 पीएच पर, पीएच 10 होगा तब अपना मैक्सिमम रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर अपना ऑप्टिमम रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन ये भी बात है, अगर आप इस कैरेक्टर को देखें ध्यान से, तो जैसे ये 2 वाले पीएच पर काम कर रहा है तो 2 से कम होने पर रिएक्शन की रेट कम हो गई, 2 से ज़्यादा होने पर रिएक्शन की रेट कम हो गई। इसका मतलब कि वो सबसे ज़्यादा किस पर वर्क कर रहा है, आंसर है 2 पर वर्क कर रहा है। 7 वाले को देखिए, 7 पर मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम रेट, और 7 से कम होने पर रेट कम, 7 से ज़्यादा होने पर रेट कम। इसका मतलब द एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, दे वर्क ऑन द पर्टिकुलर पीएच। अब प्रश्न ये उठेगा कि कौन सा एंजाइम किस पीएच पर काम करेगा भाई। तो सुनिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 पर वर्क करने वाला, 2 पर काम करने वाला, ये हो जाता है पेप्सिन। नाम सुनिएगा, पेप्सिन एंड रेनिन। क्या होता है, रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन। स्पेलिंग पर ध्यान रखना है, RENNINE। अगर मैं एक एन हटा दूं तो यह हार्मोन बन जाएगा, RENIN लिख दूं तो हार्मोन हो जाएगा। इसलिए इसको सतर्क रहिएगा। RENNINE रेनिन एंजाइम है जो स्टमक में सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है, स्टमक में। तो 2 पीएच पर मैक्सिमम कौन काम करेगा, पेप्सिन एंड रेनिन। और आइए 10 पीएच पर कौन काम करेगा, तो आंसर है एल्केलाइन फास्फेटेज। एल्केलाइन फास्फेटेज जो कि किडनी में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा पीएच पर ऑप्टिमम रिएक्शन शो करेगा, एल्केलाइन फास्फेटेज। और जो ये 7 दिया गया है ना, ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम का केस है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स मतलब मैक्सिमम एंजाइम किस पर काम करेंगे, तो आंसर है इस 7 पीएच पर काम करेंगे। तो सबसे कम पीएच पर भी काम करने वाला आपने देखा, सबसे हाई पीएच पर भी काम करने वाला आपने देखा, और मैक्सिमम एंजाइम किस पीएच पर काम करते हैं, तो आंसर है 7 पीएच पर काम करते हैं। देन by this way you can easily define the pH and temperature both
डायरेक्टली अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। स्टूडेंट समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। पीएच को मैं एक ग्राफ नहीं दिखा सकता था क्योंकि अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर अपना मैक्सिमम रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए हमें 3 वैल्यू लेके चलनी पड़ती है कि मिनिमम पीएच पर कौन मैक्सिमम रिएक्शन शो करेगा, मैक्सिमम पीएच पर कौन मैक्सिमम शो करेगा, और एवरेज पीएच पर कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा। तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम 2 पीएच पर मैक्सिमम रिएक्शन शो करते हैं। हमारी बॉडी के या प्लांट बॉडी के मोस्ट ऑफ द एंजाइम 7 पीएच पर वर्क करते हैं। किडनी के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज 10 पीएच पर अपना मैक्सिमम रिएक्शन शो करता है। और टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो टेम्परेचर के फैक्टर को भी समझ लीजिए कि सामान्यतः मैक्सिमम एंजाइम्स के बारे में ये कहा जाता है, एंजाइम टेम्परेचर के रेंज में हम अलग अलग नहीं कर सकते। पीएच में तो मान लीजिए अलग अलग हुआ, बट सारे एंजाइम का टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे ही होता है, बेल शेप्ड ग्राफ होता है, जिसमें क्या कहता है कि मैक्सिमम एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पर अपना ऑप्टिमम रिएक्शन शो करते हैं। 37 से कम होने पर या 37 से ज़्यादा होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन हो जाता है, नीचे हो जाएगा ना। ऐसे देखिए ना, कम नहीं हो रहा है क्या, ऐसे 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 मिलाते जाइए तो आप देखिए ये रेट यहीं पर होगी ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 पर था तो सबसे कम था, 1 बढ़ाया थोड़ा सा बढ़ गया, 2 बढ़ाया थोड़ा सा बढ़ गया, 3 बढ़ाया थोड़ा सा बढ़ गया। ये सब क्या है, ऐसे टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ने वाली चीज़ें हैं ना ऐसे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ऑप्टिमम किस पर, 37 पर। फिर इससे ज़्यादा होने पर रेट क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऐसे रेट बढ़ रही है, ऐसे रेट घट रही है। इधर से देखेंगे तो जैसे टेम्परेचर कम हुआ रेट ऐसे आती गई ना, कम होती गई। ग्राफ आप समझ रहे हैं। 0 पर अगर टेम्परेचर 0 हो जाए तो एंजाइम नष्ट नहीं होता है, एंजाइम प्रिजर्व कर लिया जाता है इनएक्टिव स्टेज में। फिर जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तो फिर से वो काम करने लगेगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर आपने दे दिया तो एंजाइम नष्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पीएच एंड टेम्परेचर 2 फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि हाउ दे अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। आइए अब हम लोग कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सुनिए, अब इसके बाद से तीसरा जो फैक्टर आता है, तीसरे फैक्टर को हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो आइए इसका भी पहले हम ग्राफ आपको बना दें। इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा। देखिए, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का होता है, इधर की तरफ ये हम रेट दिखाते हैं। सपोज करिए यहाँ पर मैंने 0 दिखा दिया और यहाँ देखिए यह रेट मतलब मैक्सिमम रेट है। यहाँ पर देखिए ये, इसके बाद ऐसे हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यह मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम का मतलब वी मैक्स कहेंगे हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी। और वी मैक्स है तो इसके हाफ में क्या होगा, हाफ में क्या होगा, आधे में। तो आंसर है वी मैक्स बाई 2 हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। एक तरफ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा तो देखिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आप देखिए ये मैक्सिमम है
ये ग्राफिक्स है, ठीक है ना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पर है। ये लाइन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को शो करती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। ये यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन है, जहाँ नहीं है तो जीरो रिएक्शन, थोड़ा सा बढ़ गया, ये मोल्स में होगा, ये मोल्स में, ये भी मोल्स में होता है। इधर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, बढ़ाया जा रहा है हम लोग। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, दिस इज़ द रेट। ये क्या है? रेट। यहाँ पर 0 डिग्री ऐसे, फिर वी मैक्स बाई 2 हाफ वेलोसिटी हुई, फिर यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, इस पॉइंट को हम लोग के एम वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? के एम वैल्यू। के एम को आप लिखेंगे माइकेलिस कांस्टेंट, MICHALIES, माइकेलिस कांस्टेंट। दूसरा, इसी का नाम के एम वैल्यू को हम लोग सिग्नेचर ऑफ एंजाइम भी बोलते हैं। दिस इज सिग्नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का सिग्नेचर किसे कहा जाता है? के एम को कहा जाता है। ग्राफिक्स को आप देख लीजिए ध्यान से। ये पॉइंट है जहां पर कि ये वाला पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जा रही है, वी मैक्स बाई 2, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ होती है, उस कंसंट्रेशन को के एम वैल्यू कहा जाता है, जिसका नाम माइकेलिस कांस्टेंट, या इसको हम लोग सिग्नेचर ऑफ एंजाइम कहते हैं। इसको आपको बनाना है, जल्दी से बना लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाने की शुरुआत करूं। अब आइए स्टूडेंट्स, बातों को समझते हैं थोड़ा सा। इस चीज़ को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का प्रभाव किसी भी रिएक्शन पर क्या पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए एक लिविंग सेल है, ये यहाँ समझिए, अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह सेल है, या आप इसको किसी लिविंग की बॉडी भी मान सकते हैं जिसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत तरह के सबस्ट्रेट हैं। ये सब सबस्ट्रेट हैं, क्लियर है? दे आर द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट हैं। बहुत बेसिक चीज़ समझा दे रहे हैं कि अगर इसको आपको समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ये सबस्ट्रेट हैं यहाँ तक, ठीक है ना? और इसके बाद इसमें कुछ एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम, ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स। आपको पता होगा इस एंजाइम की विशेषता क्या होती है, तो इसके अंदर अपना एक एक्टिव साइट होता है। एक नहीं, एक से ज़्यादा भी होता है। दिस इज एक्टिव साइट, होता है ना? और जब कभी रिएक्शन होना होगा तो रिएक्शन में क्या होगा, तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से जुड़ेंगे। तो आप देखिए, इसको मैं फिर से एक बार बना रहा हूं ऐसे, और यहां पर ये सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट हैं और ये एंजाइम्स हैं, और जब सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो ये ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ES कॉम्प्लेक्स। और हम सब जानते हैं
कि जब ये ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी रिएक्शन चलेगा, देन रिएक्शन होगा, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो रिएक्शन नहीं होगा। इतनी बात हम लोग पढ़ते हुए आए हैं और समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं क्या पहली कंडीशंस होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप याद रखना होता है कि इन एनी लिविंग सिस्टम एंजाइम्स आर फीवर देन सबस्ट्रेट। इन एनी लिविंग सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम में एंजाइम्स आर फीवर, कम होते हैं, देन सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर फीवर देन सबस्ट्रेट। आप डायग्राम को देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट क्या है, ज़्यादा है। इतना हो गया। अब क्या होगा, कब तक ये रिएक्शन चलेगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक सबस्ट्रेट जुड़ा तो एक रिएक्शन का स्टेज बढ़ा, अब दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ा तो दूसरी बार और ज़्यादा बढ़ा, तीसरा जुड़ा तो और ज़्यादा बढ़ा। ये रिएक्शन की रेट तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि सभी एंजाइम का एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट से सेचुरेट ना हो जाए। और एक बार अगर सारे एंजाइम सेचुरेट हो गए तो अब ये रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, चाहे आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा? चलिए एक और चीज़ समझाते हैं, एक और तरीके से समझाते हैं। सपोज करो किसी सिस्टम के अंदर, ये दूसरे तरीका दूसरा है। किसी सिस्टम में एक E1, एक E2, एक E3, फिर एक E4 और एक E5, कितना एंजाइम है? 5 एंजाइम्स हैं। समझ में आ रहा है ना? और हमें पता है कि जितना एंजाइम का एक्टिव साइट है उतना ही सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा, उससे अधिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन नहीं होगा। तो अब सुनिए, इस सब में हमने एक सबस्ट्रेट को ऐड किया। क्या किया? एक सबस्ट्रेट 1, तो अब ये इसके साथ जुड़ा तो रिएक्शन कुछ बड़ा होगा। हमने एक और सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया, अब सबस्ट्रेट 2, ये इसके साथ जुड़ गया। एक और सबस्ट्रेट को हमने ऐड कर दिया, देखते जाइए, एक और को हमने ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट 3, ये सबस्ट्रेट 3 हो गया, ये इसके साथ जुड़ा। फिर हमने एक और सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया, हमने एक बढ़ाया तो इसके साथ जुड़ा, ये सबस्ट्रेट 4 हो गया। हमने एक और सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, एक और सबस्ट्रेट बढ़ा दिया S5, और ये इसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब कि इस सिस्टम में जितने एंजाइम थे उतना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन में बढ़ाते गया। तो पहले थोड़ी सी रिएक्शन, फिर थोड़ी और बड़ी रिएक्शन, थोड़ी और बड़ी रिएक्शन, थोड़ी और बड़ी, मैक्सिमम रिएक्शन की रेट कहाँ पहुँची? इस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, जिसका वैल्यू क्या है? S5। लेकिन अगर आप इसके बाद भी सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाइए, S6 कर दीजिए, S7 कर दीजिए, S8 कर दीजिए, अब जरा बताइएगा मुझे कि क्या अब इस 5 के बाद भी सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना यार, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना एंजाइम था उतना एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेट हो गया। अब तो एंजाइम ही सिस्टम में नहीं है। जब एंजाइम नहीं है तो चाहे सबस्ट्रेट कितना भी हम बढ़ाते जाएंगे, फ्री एंजाइम नहीं है, तो जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? इस रिएक्शन को अब वैसे ही समझना है कि किसी भी सिस्टम में जब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे एंजाइमेटिक रेट की रिएक्शन बढ़ती है। जैसे हमने सबस्ट्रेट को यहाँ रखा, फिर थोड़ा सबस्ट्रेट को आगे बढ़ाया तो ऐसे बढ़ा, फिर सबस्ट्रेट की जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं? कि when the concentration of substrate increases, the rate of reaction increases, and finally at a certain concentration the rate of reaction becomes maximum, known as Vmax, maximum velocity. At a certain concentration the rate of reaction reaches to its maximum, known as maximum velocity. But after this concentration, when the substrate added into the system, the rate of reaction is not affected. इस मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद
अब चाहे जितना भी हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, क्योंकि सारे एंजाइम गेट सेचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट। यही है कॉन्सेप्ट कि किसी भी सिस्टम में जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। एक डिफिनिट कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद भी यदि हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन की रेट पर प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज द वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आइए दूसरी बात सुनिए। इसी सबस्ट्रेट को बढ़ाते बढ़ाते एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो ऐसा आएगा, कोई एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आएगा जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होगी। And this concentration of substrate at which the maximum velocity reach to their half is known as Km value or Michaelis constant. This is signature of enzyme. और हिंदी में समझाएं क्या, देखिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइमेटिक रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जाती है, हाफ पर पहुंचती है भी मैक्स बाई 2 पर, उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वैल्यू को, उतने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को जिस पर रिएक्शन की रेट हाफ होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ होती है, उस कंसंट्रेशन को Km वैल्यू कहा जाता है। तो मुझे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपको इतना बताना है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी सिस्टम में एंजाइम्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट, द एंजाइमेटिक रिएक्शंस विल प्रोसीड ओनली अप टू all active sites of all enzyme get saturated with substrate. When all the enzymes get saturated with substrate, then after this value the increased concentration of substrate do not affect the rate of reaction, because this is the Vmax, maximum velocity. When the substrate increases in the system, the rate of reaction increases, and at a certain concentration the reaction rate becomes maximum, known as Vmax. The concentration of substrate at which maximum velocity reach to their half, 1/2 Vmax, then this concentration of substrate, Km वैल्यू का मतलब concentration of substrate is known as Km वैल्यू। ये मैं आपको समझा रहा था सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है भाई। चलिए मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट, एंजाइम्स आर fewer, FEWER, fewer than substrate, सबस्ट्रेट से कुछ कम होते हैं, fewer than substrate, एक पॉइंट। दूसरा, हमने क्या बोला था, रिएक्शन कब तक होगा, जब तक एंजाइम के सभी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो जाएंगे तो मैक्सिमम रेट हो जाएगी। reaction increases up to complete saturation of all active sites ऑफ एंजाइम। क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन,
जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, अपने मैक्सिमम वेलोसिटी तक। और जब रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच गया तो उसके बाद सबस्ट्रेट के बढ़ाने पर रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, तीसरा स्टेप आप लोग भी लिखिएगा। विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, with increase in substrate concentration, the enzymatic velocity increases, enzymatic velocity increases। क्लियर हो गया। पहला क्या आप लोगों ने लिखा, एंजाइम्स आर फीवर देन सबस्ट्रेट, रिएक्शन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि सारे एंजाइम सेचुरेट ना हो जाएं। सिस्टम में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज करती है। फिर अगला स्टेटमेंट आएगा, हम लोग लिखेंगे इसी पॉइंट को थोड़ा कंटिन्यू करिएगा आप लोग। एट ए सर्टेन वैल्यू, सर्टेन कंसंट्रेशन, द वेलोसिटी रीच टू देयर मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी किसी कंसंट्रेशन पर। और ये कंसंट्रेशन है कि कोई एक ऐसा कंसंट्रेशन आएगा जहां पर कि रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगी। एंड दिस इज वी मैक्स, इसका नाम क्या होगा, वी मैक्स। और इसके बाद एंड आफ्टर दिस इसके बाद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसके बाद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी। अब उसके बाद अगर हम बढ़ा दिए वी मैक्स, तो इसके बाद चाहे सबस्ट्रेट जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रेट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए कितना सिंपल वे में इसको हम लोग समझते चल रहे हैं कि एट ए सर्टेन कंसंट्रेशन द वेलोसिटी रीच टू देयर मैक्सिमम वी मैक्स एंड आफ्टर दिस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी। अब इसके बाद चाहे जितना भी आप कर देंगे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें समझना है के एम वैल्यू को, ठीक है ना, के एम वैल्यू क्या होता है। तो आंसर लिखिएगा इसका, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोला था ना, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which maximum velocity Vmax reach to their half 1/2 Vmax is known as Km वैल्यू। इसी का नाम क्या है, Km वैल्यू। कि किसी भी सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जहां पर कि उस रिएक्शन की रेट अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाती है, 1/2 Vmax हो जाती है,
उसी को हम लोग Km वैल्यू कहते हैं, या इसका नाम माइकेलिस कांस्टेंट होता है, या इसको हम लोग सिग्नेचर ऑफ एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नेचर ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इन सारी चीज़ों को। तो 3 चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर ले गए आज के लेक्चर में। अब आइए चौथे की बात कर लेते हैं, केमिकल्स। जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल के फैक्टर्स की, केमिकल फैक्टर्स की, केमिकल्स। और इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम इनहिबिशन। एक टर्म यूज़ करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिशन के लिए ये केमिकल यूज होता है, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है ना? तो आप लिखिएगा द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स are also sensitive to the chemicals attached to it। हर एंजाइम की एक्टिविटी उस केमिकल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है जो केमिकल रिएक्शन के समय उससे जुड़ जाता है। अब आइए सेकेंड स्टेटमेंट को समझिएगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल्स स्टॉप शब्द सुनिएगा, स्टॉप द, शट ऑफ भी इसको बोलते हैं हम लोग, SHUT, शट ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं, रोक देना। स्टॉप द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, stop the, when the binding of chemical stop the enzymatic activity, the process is called inhibition, कामा दे करके, the process is called inhibition। प्रोसेस का नाम क्या होगा? इनहिबिशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड द केमिकल्स, और वो केमिकल्स विच कॉजेज इनहिबिशन, इज known as इनहिबिटर। इसको आपको लिखना पड़ेगा, इज नोन एज इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एंड इनहिबिशन 2 चीज़ें यहाँ पर है। एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, सेंटेंस पढ़िए आप लोग, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स are also sensitive to the chemicals attached to it।
when the binding of the chemicals stop the enzymatic activity, the process is called inhibition, and the chemical which causes inhibition is known as inhibitors. और उस केमिकल को जो कि इस इनहिबिशन का काम करेंगे, उस केमिकल का नाम क्या होगा? इनहिबिटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो आप याद करिए, एक एंजाइम है, ये एंजाइम, ये किसके साथ काम करेगा? सबस्ट्रेट के साथ। तो हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या बनाएगा, तो आप लोग पढ़े हैं ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसमें सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा और एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा भाई? तो एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यह एंजाइम इस सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, तो सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट जाएंगे और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इसलिए EP कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर इसके बाद से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो ये एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम। और ये एंजाइम की क्या है? एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, ये पूरा एक्टिविटी है। यह कुछ केमिकल से, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, कुछ केमिकल्स के प्रति, देखिए ये केमिकल है, इस केमिकल के प्रति यह रिएक्शन काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है। और क्या कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, केमिकल नहीं जुड़ा, केमिकल नॉट अटैच्ड, नॉट अटैच्ड, देन रिएक्शन प्रोसीड, ओके, रिएक्शन होगा। लेकिन अब सुनिए, जैसे एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ क्या जुड़ना है? सबस्ट्रेट जुड़ना है। अब यहां पर यह केमिकल इसके साथ जुड़ गया, दिस केमिकल, केमिकल अटैच्ड। अब इसके साथ क्या हो गया? जुड़ गया। पहली कंडीशन में कह रहा है केमिकल नॉट अटैच्ड, तो ओके, रिएक्शन होगा। अब कह रहा है कि यह केमिकल इसके साथ जुड़ गया, देन नो एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब यह एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग? कि कुछ केमिकल होते हैं कि वह अगर एंजाइम से ना जुड़ें तो रिएक्शन होता रहेगा, होता रहेगा, जैसे चाहिए वैसे चल रहा है। लेकिन यदि वह केमिकल उस एंजाइम के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया, देन दिस केमिकल इज नोन एज हु स्टॉप द रिएक्शन। स्टॉप हो गया, ठीक है ना? हु स्टॉप द रिएक्शन इज नोन एज इनहिबिटर। इस केमिकल का नाम क्या होगा? इनहिबिटर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, इसके प्रोसेस का नाम क्या होगा? प्रोसेस इज नोन एज इनहिबिशन। कुल मिलाकर के आपको ऐसे याद रखना है कि जब सभी केमिकल की बात नहीं कर रहा है, इनहिबिटर की बात कर रहा है, कि जब इनहिबिटर आए और इनहिबिटर एंजाइम से जुड़ जाए तो एंजाइम रिएक्शन बंद हो जाए, तो वह केमिकल जो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है? उस केमिकल का नाम इनहिबिटर होता है। और रिएक्शन के स्टॉप होने की प्रोसेस का नाम क्या होता है? इनहिबिशन होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है। अब याद रखना है कि अगर इनहिबिटर एंजाइम से नहीं जुड़ा, नॉट अटैच्ड, देन ओके, रिएक्शन विल प्रोसीड। एंड इफ इनहिबिटर ज्वाइंड or bind to the enzyme, then the reaction will stop, and the process of stoppage of reaction by this chemical is inhibition, and the chemical which causes the inhibition is known as inhibitor.
तो कहीं भी इनहिबिटर का नाम आएगा आप बोल दीजिएगा कि यह एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। स्टूडेंट, ये है कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में इस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम चलेंगे तो हम आपको एंजाइम इनहिबिशन की अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में समझाएंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, एलोस्टेरिक क्या होता है, और एंजाइम के अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। देन सी यू इन दैट लेक्चर। टिल बाय।